नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूँ। मोहब्बत की दुकान की भाषा यह है, जहरीला सांप है, भाजपा इसको मार देना चाहिए। नफरत से भरे लोग वे खुद देश में नफरत फैला रहे हैं। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों को जातियों में बांटकर फिर देश के टुकड़े करना चाहते हैं। भारत की जनता इस नफरत का जवाब देगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय जागी रही भावना जैसी ये नफरत की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। ये तो पराकाष्ठा है। नफरत से भरे लोग ये खुद देश में नफरत फैला रहे हैं। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों में बांट के फिर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता इस नफरत का जवाब देगी। भारत में तो ये कहा है हमारे ऋषियों ने, वसुदेव कुटुंबकम, विश्व बंधु भारत प्रेम का संदेश देता है। लेकिन नफरत से भरी कांग्रेस बार बार तोड़ने का काम करती है और ये पराजय की मानसिकता है। हरियाणा में कांग्रेस की हवा निकल गई, सोचते होंगे कि हरियाणा में जीतेंगे। अब उनको लग रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड भी नहीं जीत रहे, तो ये बौखलाई हुई भाषा बोल रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज चुनाव कैंपेन का आखिरी दिन संथाल परगना एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में 2/3 सीटें जीत रही है, दूसरे चरण में भी शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मुंबई चुनाव प्रचार पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, महाराष्ट्र, झारखंड और कुछ सीटों के उपचुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मुंबई चुनाव प्रचार पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, महाराष्ट्र, झारखंड और कुछ सीटों के उपचुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने मताधिकार का जरूर उपयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। झारखंड और महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में भाजपामय माहौल बना है। महाराष्ट्र, झारखंड और कुछ उपचुनाव के आज अंतिम दिन का चुनाव प्रचार का समय है। मैं आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, पहले तो वो अपना मताधिकार जरूर उपयोग में लाएं और लोकतंत्र में यही सबसे बड़ा अधिकार है। और आज मैं स्वयं मुंबई में 4 अलग अलग रोड शो और सभा करने जा रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश गति और प्रगति कर रहा है, निश्चित रूप से इसी का लोगों को यश मिलेगा और हमारे अपनी सरकार के माध्यम से देश की छवि दुनिया में अलग प्रकार से निकल रही है। झारखंड और महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में भाजपामय माहौल बना हुआ है। ऐसे में आइए, भाजपा के साथ जुड़िए, आगे बढ़िए। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति शुभकामनाएं। भोपाल, मध्य प्रदेश, 17 नवंबर 2024। कृष्णा डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी ने भोपाल के अरेरा कॉलोनी 10 नंबर मार्केट में अपने तीसरे एक्सक्लूसिव शोरूम का भव्य उद्घाटन किया। कृष्णा डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी ने भोपाल के अरेरा कॉलोनी 10 नंबर मार्केट में अपने तीसरे एक्सक्लूसिव शोरूम का भव्य उद्घाटन किया। ये कृष्णा का मध्य प्रदेश में 7वां और भारत में 55वां एक्सक्लूसिव शोरूम है। इस कार्यक्रम में हरि कृष्णा ग्रुप के संस्थापक और प्रबंध निदेशक घनश्याम ढोलकिया और कृष्णा डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी के निदेशक पराग शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही मालती राय महापौर भोपाल, कृष्णा गौर राज्य मंत्री भोपाल, रामेश्वर शर्मा विधायक भोपाल मुख्य रूप से अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। भव्य उद्घाटन के उपलक्ष्य में कृष्णा डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट और गोल्ड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट की पेशकश कर रहा है। इसके साथ ही कृष्णा के अब की बार आपके लिए शॉप एंड विन अ कार अभियान के तहत ग्राहकों को 100 से अधिक कार जीतने का मौका मिलेगा। ग्राहक 20,000 या उससे अधिक की डायमंड, प्लेटिनम या सोलिटेयर ज्वेलरी और 50,000 या उससे अधिक की गोल्ड ज्वेलरी खरीदकर इस अभियान में भाग ले सकते हैं।
हरिकृष्ण ग्रुप के संस्थापक और प्रबंध निदेशक घनश्याम ढोलकिया ने इस मौके पर कहा, भोपाल ने हमारे शानदार कलेक्शंस को खूब सराहा है और इस विस्तारित शोरूम के साथ शहर में अपने ग्राहकों के पास आना हमारे लिए गर्व की बात है। ये विस्तार हमारे विजन घर घर किस्ना के अनुरूप है, जिसमें हम भारत के सबसे तेजी से बढ़ते ज्वेलरी ब्रांड बनने का लक्ष्य रखते हैं। किस्ना डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी के निदेशक पराग शाह ने कहा, हम अपने 55वें शोरूम तक पहुंचने पर गर्व महसूस कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को बेहतरीन ज्वेलरी और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भोपाल में नया शोरूम किस्ना की भारत में बढ़ती उपस्थिति का प्रमाण है। फ्रेंचाइजी पार्टनर सुमित अग्रवाल ने अपनी खुशी साझा करते हुए कहा, भोपाल में इस एक्सक्लूसिव शोरूम के माध्यम से हम शहर के निवासियों को किस्ना की शानदार डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन के साथ गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करेंगे। हमारे भोपाल में आज किस्ना डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी शोरूम के तीसरे शोरूम का आज शुभारंभ हुआ। हरे कृष्णा ग्रुप द्वारा संचालित यह शोरूम विश्वसनीयता की गारंटी होगा। पूरे देश भर में सफलतापूर्वक 55 शोरूम संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें गोल्ड और डायमंड की बहुत ही वाजिब दामों पर ज्वेलरी मिलती है। लोगों का बड़ा भरोसा है। साथ ही साथ हरे कृष्णा ग्रुप के आज संचालक घनश्याम ढोलकिया जी उपस्थित हुए हैं, जो उन्होंने बताया कि यह ग्रुप लगातार डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी के साथ साथ पूरे देश भर में सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ा है। जहां भी यह ग्रुप काम करता है वहां पर परिवार भाव के साथ काम करता है। इस हर शोरूम पर काम करने वाला हर एक वर्कर उनके परिवार का सदस्य होता है और उसको पर्याप्त वो सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं ताकि वो बहुत ईमानदारी से ऑनेस्टी के साथ काम कर सके। और इसके साथ ही साथ समाज से जुड़े रक्तदान शिविर का आयोजन वो लगातार करते हैं। गरीबों को भोजन कराना हो, गरीबों की मदद करना हो। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि किस्ना डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी शोरूम के नाम से जो शुरुआत उन्होंने की है, उसमें भगवान कृष्ण के भगवत गीता ग्रंथ को उन्होंने प्रमुखता दी है। आज भी उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का बड़ा ग्रंथ जो 100 सालों तक सुरक्षित रहेगा, आज हमारे फ्रेंचाइज फैमिली परिवार ने उन्हें सौंपा है, जो इस बात का प्रतीक है कि हम सब अपने आराध्य प्रभु श्री राम की भक्ति ही नहीं करते, बल्कि अपने अपने कामों के साथ, व्यवसाय के साथ उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लेते हैं। तीसरा, हाँ, बहुत आनंद की बात है, प्राउड की बात है कि किस्ना का आज भोपाल में 3rd शोरूम का हुआ और एमपी में ये 7वां शोरूम का हुआ और पूरे इंडिया में 55वां शोरूम का हुआ। हरिकृष्ण ग्रुप की किस्ना डायमंड ब्रांड है, जो हमने 2005 में स्टार्ट किया था। पूरे इंडिया में शॉप एंड शॉप जो ट्रेडिशनल ज्वेलर्स है, वहाँ पे 1500 शोरूम में डायमंड ज्वेलरी की कोई ब्रांड मिलती है तो ओनली किस्ना है। और ये 2 साल के अंदर 55 शोरूम हुआ है। 77 शोरूम का हमारा फ्रेंचाइज का बुकिंग हो चुका है। पूरे इंडिया से सभी स्टेट से बहुत बढ़िया रिस्पांस किस्ना के साथ जुड़ने का मिला हुआ है। सबसे उसमें कड़ी ये है कि किस्ना की जो डिज़ाइन है वो आज के कंज्यूमर को पसंद है। उसके लिए कंज्यूमर स्टोर में किस्ना की डिज़ाइन मांगते, उसके लिए किस्ना की फ्रेंचाइज सब लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। और मैं प्राउड से और बताता हूँ कि डायमंड ज्वेलरी में जो किस्ना की जो प्राइस रेंज है, हमारा लक्ष्य हर घर किस्ना। तो 5000 में पेंडेंट दे रहे, हमारा 10 लाख का प्रोडक्ट है, लेकिन 5000 में जो पेंडेंट दे रहे कोई डायमंड ब्रांड नहीं दे रहे। हम ये देखना चाहते हैं, हर कंज्यूमर का चेहरे में खुशियाँ देखना चाहते हैं और बहुत अच्छा किस्ना का रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये मैं अग्रवाल फैमिली को बधाई देता हूँ, हमारे साथ फ्रेंचाइज में जुड़ के। और इंडिया में नेक्स्ट 10-15 साल जो है वो इंडिया का है। मैंने करीबन 54 कंट्री में विजिट किया हुआ है। इंडिया जैसा किधर भी स्कोप नहीं है, क्योंकि हरिकृष्ण ग्रुप 100 से ज़्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटी भी करते हैं। आपने सुना होगा 2015-17 में हमारे एम्प्लॉय को हमने गाड़ी दिया था और अभी हमने कंज्यूमर के लिए रखा हुआ है। 100 से ज़्यादा गाड़ी देने का प्लान है। अब की बार आपके लिए कंज्यूमर डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी खरीदेगा, उसके पे कूपन मिलेगा और वो कूपन का लकी ड्रॉ होगा। हम चाहते हैं कि हर घर कंज्यूमर पास पहुँचे, कंज्यूमर डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के आए और गाड़ी लेके जाए, ये हमारा लक्ष्य है। सेवा को देखते हुए और जिस तरीके की इन्होंने प्राइस रेंज दी है, वो जो इनका लक्ष्य है, वो जिस तरीके से जुड़े हैं, उसमें मैं 3 मिनट के अंदर घनश्याम भाई से ये फ्रेंचाइजी फाइनल कर पाया। इसके बाद मेरा इच्छा ही नहीं हुई कि मैं कहीं जाऊं, इनकी फैक्ट्री देखूं। मैंने इनको देख लिया,
इन्होंने मुझको देख लिया, दोनों ने एक दूसरे को देख लिया और ये फ्रेंचाइजी फाइनल हो गई। क्या उसके लिए मैं घनश्याम भाई को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये फ्रेंचाइजी दी। उज्जैन फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और अभिनेता सुधांशु पांडे अनुपमा धारावाहिक के वनराज ने महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। उज्जैन 18 नवंबर 2024। चित्रपट अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और अभिनेता सुधांशु पांडे अनुपमा धारावाहिक के वनराज ने महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। पूजन पुरोहित पीयूष चतुर्वेदी व विपुल चतुर्वेदी ने संपन्न करवाया। कहते हैं जब तक भोले बाबा बुलाते नहीं तब तक यहाँ पे आप दर्शन कर नहीं सकते, और ये मौका मिला हम लोगों को 18 साल के बाद, इतने सालों के बाद वापस उनका बुलावा आया। और ये ज्योतिर्लिंग है और यहाँ की शक्ति तो सबको पता ही है। एक बार आप यहाँ पे आके महादेव से कुछ भी मांगे, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो जितने लोग हैं, जितने लोग देख रहे हैं, प्लीज़ आइए यहाँ पे, और यहाँ की शक्ति, यहाँ की ऊर्जा बस महसूस करने लायक है। एंड मैं कुछ भी बोलूँगी वो कम ही होगा। हर हर महादेव। नवापुर से 3 पत्ती की ओर जा रहे ई रिक्शा में सवार नशे में धुत एक युवक ने नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। बच्ची के द्वारा विरोध करने पर ई रिक्शा चालक ने उसे कलेक्टर चौराहे पर उतार दिया और इसके बाद युवक के द्वारा अभद्रता करना शुरू कर दी गई। लिहाजा ई रिक्शा चालक ने उसकी पिटाई कर दी। बीच सड़क पर हुई मारपीट के मंजर को देखने के लिए तमाशबीनों की भीड़ भी लग गई। रिक्शा चालक ने बताया कि शराबी युवा घमापुर से रिक्शा में बैठा था और साथ में बैठी बच्ची के बाल खींचते हुए इसके साथ अभद्रता कर रहा था। जब साथ बैठी महिलाओं ने उसको समझाइश दी तो वह महिलाओं से भी उलझ पड़ा। लिहाजा कलेक्टर चौराहे पर पहुंचकर चालक ने उसे रिक्शे से उतारा और जाने के लिए कहा। इसके बाद शराबी ने गाली गलौज शुरू कर दी थी। पुलिस भी पहुंची मौके पर। मारपीट की इस घटना के दौरान रास्ते से गुजर रहे एक एएसआई भी भीड़ देखकर रुक गए। उन्होंने रिक्शा चालक और सवारियों से घटना की जानकारी ली और साथ ही पीसीआर वैन को भी फोन करके मौके पर बुला लिया, लेकिन तब तक शराबी युवक वहां से भाग चुका था। बता दिए ना, बता तो भैया गाड़ी चला रहे थे, लड़के बैठे उनके बाल खींच रहा है, आंखें मार रहा है, प्लस में उसके भी बाल खींच रहा। आप बैठे हो, सवारी है, सवारी जैसे बैठो, माल दारू पी के आप लेडीज के साथ गलत करोगे तो बदतमीजी अच्छी नहीं लगती ना। आपके घर में बहन बिटिया है, आप बताओ, अगर अपनी फैमिली कोई भी हो तो अच्छा नहीं लगता ना। आप अपनी जगह पियो, दारू आप पियो, अपने लिए पिए। एक इंसान शौक के लिए पीता है, ये नहीं कि किसी की बहन बिटिया के साथ अपन गलत करे। वो भी बेचारा बेचारा 2 पैसे के लिए बाहर निकला है, तुम उसको भी मार रहे हो और उसकी सवारी को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, तो ये गलत है। गलत है ना? आप बताइए। लक्ष्मी स्वामी उनकी बताओ तो मैं नहीं बताओ, हमने तुम्हारे पीछे लड़ाई करी। एक मिनट, आपको मैं घमापुर चौगड्डा से बैठी ग्वारी घाट जाने के लिए। ये बच्ची मेरे साथ बैठी है तो पीछे से वो जेंट्स ना बाल पकड़ के खींच रहा था, तो हम लोग ने बच्ची ने बोला तो कहा कि हमने नहीं खींचा है। फिर दोबारा बैठ गया तो दोबारा फिर खींच रहा था, तो वो भैया देखे ऑटो वाले, तो फिर उन्होंने बोला कि उतारो, तो उसी में मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय में कुलगुरु व प्रोफेसर की अवैध नियुक्तियों व विश्वविद्यालय में हो रहे भगवाकरण के विरोध में एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया है। मध्य प्रदेश एनएसयूआई अध्यक्ष आशुतोष चौक ने आज मध्य प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अपने मेगा प्लान की जानकारी दी है। दरअसल एसआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने मध्य प्रदेश के कई विश्वविद्यालय में कुलगुरु की नियुक्तियों को अवैध बताया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने 32 निजी विश्वविद्यालय के कुलगुरुओं की नियुक्तियों को नियमों के उल्लंघन के कारण अवैध घोषित किया है। अब एनएसयूआई की मांग है कि इन सभी लोगों की नियुक्तियां रद्द की जाए। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु पर चौकसे का आरोप। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा पर भी अशोक चौकसे ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि वर्मा को कुलगुरु नियुक्त कर दिया गया है, जबकि प्रोफेसर के पद पर ही उनकी नियुक्ति विवादित है। चौकसे ने जानकारी दी कि वर्मा को पीएचडी की उपाधि 25 नवंबर 2008 को प्रदान की गई थी और उसके बाद 19 जनवरी 2009 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए रोजगार और निर्माण में विज्ञापन जारी किया था, जिसमें पीएचडी उपाधि और 10 वर्षों का अध्यापन अनुभव जरूरी था, जो कि प्रोफेसर वर्मा के पास कुलगुरु के पद पर नियुक्तियों के लिए मौजूद नहीं है। अभी रिसेंट में 5-7 जो है कुलपतियों की नियुक्तियां हुई हैं, उनका मैं कुछ 1-2 का उदाहरण भी दूंगा। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को इन शिक्षण संस्थानों में आगे बढ़ा रही है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। विगत 1-1.5 महीने पहले
सागर में एक नया विश्वविद्यालय बना जिसका नाम है रानी अवंतीबाई लोधी। उस विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया डॉक्टर विनोद कुमार मिश्रा को। ये डॉक्टर विनोद कुमार मिश्रा जो हैं, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 2010 से 2015 तक जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे और अब ये जो है यहाँ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। 2015 से 2017 तक 18 तक ये जबलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जेडीए के अध्यक्ष रहे और अब ये विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। एक नया विश्वविद्यालय जब बनता है तो इन आशाओं, इन उम्मीद से बनता है कि वहां जाकर जो है उस क्षेत्र के आसपास के जो छात्र हैं पढ़ने वाले, उनके भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए जो है इन विश्वविद्यालयों को खोला जाता है। लेकिन जब एक नया विश्वविद्यालय खुला, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का वीसी बना और अब आने वाले समय में जो नियुक्तियां वहाँ होंगी, चाहे वो टीचर की हो, चाहे प्रोफेसर्स की हो, चाहे वहाँ जो स्टाफ नए विश्वविद्यालय में आने वाला उनकी हो, उनकी नियुक्ति आप मान सकते हैं कि एक बीजेपी का आदमी किन की नियुक्ति करेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो पदाधिकारी रहा हो वो भारतीय जनता पार्टी से और संघ से जुड़े हुए लोगों की ही वहां नियुक्ति करेगा। तो ये एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। दूसरा, यूजीसी के नियमों की लगातार अवहेलना करते हुए जो नियुक्तियां वीसीओं की हो रही है इस तारतम्य में, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो जबलपुर में है, RDVV, वहां एक कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा, इनकी नियुक्ति वहां पर हुई एज आ कुलगुरु के पद पर। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय ये प्रोफेसर बने 2009 में लगभग 150 प्रोफेसर बने थे। आप सभी पत्रकार बंधु इस बात को जानते हैं या नहीं जानते हैं? मुझे लगता है नहीं जानते होंगे, क्योंकि इस बात को दबा दिया गया था। 2009 में जितने भी प्रोफेसर बने वे सारे प्रोफेसरों की नियुक्ति जो है वो संदिग्ध है। वो संदिग्ध इसलिए है क्योंकि उस समय जो आयुक्त हुआ करते थे उच्च शिक्षा विभाग के, उन्होंने उसमें विसंगतियां पाते हुए उसकी जांच के लिए एक नोटशीट चलाई थी 2009 में, लेकिन उसको दबा दिया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। उसी समय पर जो प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा हैं, इनकी नियुक्ति हुई है। इनकी नियुक्ति जब हुई तो 2009 में वहां पर विज्ञापन निकाला गया और विज्ञापन के बाद जो है प्रोफेसर बनाए गए। तो प्रोफेसर बनने के लिए ये यूजीसी के नॉर्म्स के तहत गाइडलाइन है कि जो भी व्यक्ति प्रोफेसर बनेगा या जो भी व्यक्ति कुलपति बनेगा, उनके लिए पीएचडी होने के बाद 10 साल का जो है शैक्षणिक अनुभव होना जरूरी है। लेकिन जो प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा हैं, उनकी 2008 में पीएचडी कंप्लीट हुई और 2009 में वो प्रोफेसर बन गए। तो ये सरासर जो है यूजीसी के नॉर्म्स को गलत ठहराता है। इस विषय में हम आपको जो प्रेस नोट देंगे, कुछ कोर्ट के आदेश हैं जो ये बताते हैं कि इसमें पीएचडी के बाद 10 साल का शैक्षणिक अनुभव होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होता है तो कोई भी व्यक्ति प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। नमस्कार, सभी पत्रकार बंधुओं का आज इस पत्रकार वार्ता में स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज की ये जो पत्रकार वार्ता रखी गई है, ये एक गंभीर विषय को लेकर रखी गई है। मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो शिक्षा के लिए सरकारी संस्थान हुआ करते थे, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट विश्वविद्यालय हुआ करते थे, उनको कहीं ना कहीं कम कर कर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। लगातार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मध्य प्रदेश में जो है बढ़ती जा रही हैं। बेरोजगारी का दर क्या है मध्य प्रदेश में आप सब जानते हैं। मैं मानता हूं कि किसी भी प्रदेश की और देश की तरक्की में उस प्रदेश की और देश की शिक्षा व्यवस्था का जो है
वो बड़ा और अहम योगदान होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशकों से जो है शिक्षा की स्थिति लगातार गिरती जा रही है, शिक्षा की स्थिति जो है लगातार कम होती जा रही है। एक गंभीर विषय है जो विश्वविद्यालयों से जुड़ा हुआ है, महाविद्यालयों से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर आज हमने ये प्रेस वार्ता आयोजित की है। विगत कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में 53 जो है 53 प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं। 53 प्राइवेट विश्वविद्यालयों में से यूजीसी के नॉर्म्स के तहत ये विश्वविद्यालय चलते हैं, तो यूजीसी के नॉर्म्स के उल्लंघन को देखते हुए निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने 32 कुलपतियों को जो है अपात्र पाते हुए उनको हटाया और वहां नए शुरुआत करने के लिए नई जो है नियुक्ति करने का आदेश दिया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 53 में से 32 यूनिवर्सिटी के अगर कुलपति जो हैं वो अमान्य हैं, मानकों को यूजीसी के पूरे नहीं करते हैं, जिनकी नियुक्ति अवैधानिक है, तो वहां की शिक्षा का स्तर क्या होगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज एनएसयूआई आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सरकार से यह मांग करती है कि मध्य प्रदेश के जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं वहां भी लगातार जो है जो कुलपति हैं और जिन कुलपतियों की नियुक्तियां लगातार वहां हो रही हैं वो यूजीसी के जो नॉर्म्स हैं उनकी अवहेलना करते हुए हो रही हैं। जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है इन संस्थानों को भगवाकरण इनका कर जो है वहां पढ़ने वाले छात्रों के दिमाग में धर्म, जाति और इन सभी विशेष वर्गों में उनको बांटना चाहता है, इसीलिए वो इस प्रकार के वहां पर जो है भर्तियां करते हैं।